दोस्तों, जगजीत सिंह चौहान भारत की एक बड़ी सियासी शख्सियत थे जिनका ख्वाब था कि सिखों के लिए एक अलग रियासत यानी कि खालिस्तान बनाया जाए और खालिस्तान नेशनल काउंसिल के वो बानी थे। इसके अलावा 1980 से 1990 तक इन दोनों इकाइयों को इस तहरीक के लिए जगजीत सिंह चौहान ने बहुत काम किया। लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जगजीत सिंह चौहान से ये क्यों कहा था कि हम खालिस्तान मूवमेंट के लिए तुम्हारी मदद करेंगे? ये किस चीज़ के लिए मदद की बात हो रही? दोस्तों, जगजीत सिंह चौहान ने यह भी कहा था कि भुट्टो का मदद का पैगाम असल में मशरकी पाकिस्तान का बदला है। दोस्तों, आखिर ये कहानी थी क्या और इस सब का खालिस्तान मूवमेंट के साथ क्या ताल्लुक था? दोस्तों, ये सब जानने से पहले हमें हिंदुस्तान और सिखों का ताल्लुक भी समझना पड़े। दोस्तों, सिख मजहब की बुनियाद बाबा गुरु नानक ने 19वीं सदी में रखी। सिख मजहब के तकरीबन इस वक्त 2.5 करोड़ के करीब पैरोकार है। यूं तो हिंदुस्तान की आबादी तकरीबन 1 अरब 40 करोड़ है और सिख सिर्फ और सिर्फ इस आबादी का 2% है, यानी कि एक छोटी सी अकलियत है सिख। लेकिन इंडिया के पंजाब में देखा जाए तो सिख मेजॉरिटी में है। दोस्तों, इसी मेजॉरिटी की बुनियाद पर सिखों ने अपने लिए एक आज़ाद मुल्क का ख्वाब देखा और इस ख्वाब को पाने के लिए सिखों ने हर किस्म की कोशिश की। यहाँ तक कि ब्रिटिश राज के अंडर काम किया, उनकी फौज में काम किया। वो इस वजह से कि अगर ब्रिटिश चले जाते हैं यहाँ से तो उनको एक आज़ाद मुल्क देके जाए। और सिख कम्युनिटी ब्रिटिश राज के साथ दोनों वर्ल्ड वॉर में काम करना चाहते थे, लड़ना चाहते थे उनके साथ। लेकिन खुदा की करनी ऐसी हुई कि ब्रिटिशर्स यहाँ से चले गए और सिखों का ख्वाब अधूरा रह गया। दोस्तों, लेकिन ये हकीकत है कि सिख हिंदू कम्युनिटी से बहुत मुख्तलिफ है। उनके अपनी रवायात है, उनका अपना मजहब है, उनकी अपनी सकाफत है, उनकी अपनी एक ज़बान है और उनका अपना एक अकीदा है। इस सब की वजह से सिख अपने लिए एक आज़ाद मुल्क की आस लगाए बैठे हैं। दोस्तों, ब्रिटिश राज के दौरान सिखों की ये उम्मीद तो नहीं पूरी हो सकी, उन्हें आज़ाद मुल्क नहीं मिल सका। लेकिन 1970 से 1980 तक इस दिहाई में सिखों की जो खालिस्तान मूवमेंट थी उसने ताकतवर सिख यानी कि जो पैसे वाले सिख थे, जो रिचेस्ट सिख थे, उनकी मदद से इस खालिस्तान तहरीक ने एक जोर पकड़ा और मुसल्लह जदोजहद का एक आगाज हुआ। और इस खालिस्तान मूवमेंट का जो असल में नक्शा है वो मुख्तलिफ ग्रुप्स का अलग अलग है। यानी कि एक ग्रुप है जो मानता है कि हिंदुस्तान का जो पंजाब है सिर्फ वो ही खालिस्तान बनेगा, लेकिन दूसरा ग्रुप है वो मानता है कि पाकिस्तान का पंजाब भी हिंदुस्तान के पंजाब के साथ खालिस्तान में आता है और वो पाकिस्तान के पंजाब को भी खालिस्तान की तहरीक में शामिल रखते हैं। खैर, इसी रियासत की जदोजहद में 1980 में कई मुसल्लह जत्थों ने अपना काम शुरू किया, जैसे कि बब्बर खालसा और खालिस्तान कमांडो फोर्स। इन सब तंजीमों ने मुसल्लह जदोजहद शुरू की। दोस्तों, वर्ल्ड वाइड में जब भी कोई ऐसी तहरीकें शुरू होती हैं तो कंट्रीज उनके खिलाफ ऑपरेशंस करते हैं। इसी तरह हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने 1984 में खालिस्तान मूवमेंट के खिलाफ पहला ऑपरेशन प्लान किया और इस ऑपरेशन का नाम था ब्लू स्टार। उस वक्त हिंदुस्तान की वजीर आज़म इंदिरा गांधी थी और इंदिरा गांधी ने गोल्डन टेम्पल को सिखों के कब्जे से छुड़ाने का हुक्म दिया, जो कि अमृतसर में है। दोस्तों, इस ऑपरेशन के रिजल्ट में जर्नैल सिंह मारे गए, जो उस वक्त की खालिस्तान मूवमेंट का एक बहुत बड़ा नाम था। लेकिन जर्नैल सिंह के साथ उसके कई खवारी भी मारे गए और गोल्डन टेम्पल, जो सिखों के लिए एक मुकद्दस मकाम की हैसियत रखता है, उसको भी बहुत नुकसान पहुंचा। अब गोल्डन टेम्पल को नुकसान पहुंचने की वजह से सिखों का गम और गुस्सा और बढ़ गया और मामला बदतर होने लगे। कुछ ही महीनों बाद इंदिरा गांधी के अपने सिख गार्ड ने उसको गोली मारकर कत्ल कर दिया। अब इस कत्ल की वजह से सिख और गवर्नमेंट आमने सामने आ गए। दोस्तों, 3 अक्टूबर 1984 को यानी कि इंदिरा गांधी के कत्ल के बाद हिंदुस्तान ने सिखों के खिलाफ फसादात देखे, जो कि बदतरीन फसादात थे। इन फसादात में तकरीबन 17,000 सिख मारे गए और 500 से ज़्यादा औरतों की अस्मत दरी। इन फसादात के नतीजे में तकरीबन 20,000 सिख फैमिलीज ने दिल्ली छोड़ा और यह सिर्फ दिल्ली की कहानी थी। इन फसादात में हिंदू कम्युनिटी को गवर्नमेंट की पूरी सपोर्ट थी। इसी वजह से इंतहा पसंद हिंदुओं ने वोटिंग लिस्ट के जरिए सिखों को ढूंढ के उनके घरों में घुस के मारा। लेकिन दोस्तों, कई साजिशी नजरियादारों का मानना है कि इंदिरा गांधी का कत्ल सिखों के खिलाफ एक साजिश थी। मकसद सिर्फ इतना था कि सिखों के खिलाफ एक ऑपरेशन किया जाए, फसादात बढ़ाए जाए और उनको हुकूमत के खिलाफ लाके खड़ा कर दिया जाए और आखिर में उनको टेररिस्ट करार दिया जाए। अब हकीकत क्या है वो तो अल्लाह जानता है।
अब इसके बाद 23 जून 1985 को ब्लू स्टार ऑपरेशन का बदला लेने के लिए सिखों की तंजीम ने एजेंट फ्लाइट 182 को सूटकेस में बम रख के उड़ा दिया और इस वाक़े की जिम्मेदारी खालिस्तान तहरीक के कुछ रहनुमाओं ने भी ली। फ्लाइट 182 लंदन के रास्ते कनाडा से इंडिया आ रही थी और इसमें तकरीबन 325 मुसाफिर थे और वो सब मारे। इस वाक़े की वजह से सिख कम्युनिटी और इंडिया की हुकूमतों के बीच में ऐसी खलीज पैदा हुई जो आज तक पूर्ण नहीं हो सकी। उसके बाद 1988 में राजीव गांधी की हुकूमत में गोल्डन टेम्पल पे एक और ऑपरेशन किया गया जिसका नाम था ब्लैक थंडर। सरबजीत सिंह अपनी किताब ऑपरेशन ब्लैक थंडर में इस ऑपरेशन के बारे में कई कहानियां लिख चुके हैं दोस्तों। फिर इसके बाद 1995 में पंजाब के वजीर आला बेनत सिंह को भी कत्ल कर दिया दोस्तों। 2000 से लेके 2024 तक ऐसे कई और वाक़यात गुजर चुके हैं। इसी वजह से बहुत से अलहदगी पसंद और खालिस्तान के हामी या उनके रहनुमा इंडिया को छोड़ के बाहर रहने लगे और वहाँ से अपनी इस मूवमेंट को हैंडल कर रहे हैं। हाल ही में कनाडा में रहने वाले हरदीप सिंह जो खालिस्तान मूवमेंट के लीडर थे उसका कत्ल हुआ कनाडा में रहते हुए और इसी वजह से इंडिया और कनाडा की हुकूमतों के दरमियान ताल्लुकात खराब हो गए। बहरहाल इंडिया ने इस इल्ज़ाम को बेबुनियाद ठहराया लेकिन खालिस्तान की आज़ादी की जंग आज भी जारी है। और दोस्तों इसी जंग में साथ देने के लिए जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जगजीत सिंह से वादा किया था कि हम तुम्हारी मदद करेंगे। अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा कि खालिस्तान सिखों का हक है या मुल्क से गद्दारी।